हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एटम्स। ये एटम्स चैप्टर 3 to 5 मार्क्स का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में एंड ट्रस्ट मी बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। मैं 5 साल से पढ़ा रही हूँ तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं एटम चैप्टर के। एंड इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। ये आपका एटम चैप्टर का सिलेबस है, इसमें सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जितने भी आपके सिलेबस में आ रहे हैं। प्लीज एक बार इसे गो थ्रू कर लेना। लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया किसी भी चीज की शुरुआत करना कितना मुश्किल होता है ना, किसी भी चीज का आइडिया सोचना कितना मुश्किल होता है। जब आप स्टार्ट कर लोगे तो बहुत सब लोग आ जाएंगे उसमें कमियां निकालने, बट उसका आइडिया ही सोचना कितना मुश्किल होता है ना। जैसे न्यूटन के सर पे जब सेब गिरा था तो उसने क्या सोचा, ग्रेविटी के बारे में सोचा। वैसे ही जब हमारे जे जे थॉमसन वाटरमेलन खा रहे थे तो उन्होंने एटम के बारे में सोचा। उन्होंने बोला कि एटम कैसा दिखता होगा, है ना। एटम को उन्होंने वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया। जैसे वाटरमेलन में जो ब्लैक सीड्स होते हैं उन्होंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, एंड जो रेड पार्ट होता है वाटरमेलन का वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसी को ही हम प्लम पुडिंग मॉडल या फिर थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। कि ये वाटरमेलन है, इसके अंदर जो खाली सरफेस, जो रेड पार्ट होता है वाटरमेलन के अंदर, ये पॉजिटिव चार्ज है। ऑलराइट, एंड जो नेगेटिव, जो ब्लैक सीड्स होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, वो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। तो जे जे थॉमसन ने अपने मॉडल को एटम के वाटरमेलन से कंपेयर किया। ठीक है, या फिर आपकी मम्मी जैसे हलवा बनाती है तो उस पर छोटे छोटे नट्स गिर देती है, वैसे ही जो वो नट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का काम करते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे एरिया में वो नेगेटिव चार्ज होते हैं एंड जो बाकी का बचा हुआ पार्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। सच दैट कि जो एटम एज अ होल होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल। पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल होगा, जे जे थॉमसन ने बोला। और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, पॉजिटिव चार्ज के। तो जे जे थॉमसन का मॉडल क्या था, उन्होंने बोला कि एक एटम वाटरमेलन की तरह बिहेव करता है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल है। एंड नेगेटिव चार्ज क्या है, जो ब्लैक सीड्स पूरे के पूरे एटम है वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, बट जैसा कि हर मॉडल, कोई मॉडल आता है उसमें फिर कमियां निकलती हैं, फिर एक नया मॉडल आता है। वैसे ही इस जे जे थॉमसन के मॉडल की लिमिटेशंस आई कि ये रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या थी, फेलियर्स बोलो या लिमिटेशन बोलो थॉमसन मॉडल की, ये थी कि कुछ सालों बाद रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो वो जे जे थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल था वो उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, इसलिए ये मॉडल फेल हो गया। तो अब पढ़ते हैं कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आखिर था क्या। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म किया था रदरफोर्ड ने, उसकी टीम थी और उसमें उसके दो स्टूडेंट्स थे। ठीक है, रदरफोर्ड लीड कर रहे थे और उनके दो स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया था ये एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। अल्फा पार्टिकल बेसिकली एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव हीलियम आयन होता है अल्फा पार्टिकल, जिसके अंदर दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, हीलियम का आयन होता है जिसके अंदर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, यहाँ पे एक बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल लिया कि बिस्मथ डीके करता है। ठीक है, जब वो डीके करता है तो वो अल्फा पार्टिकल्स को क्या करता है, रिलीज करता है। तो यहाँ से जब बिस्मथ इसमें रखा तो वो क्या करेगा, उसका रेडियो एक्टिव डीके होगा एंड वहां से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे एंड ये कॉलीमेटर इन अल्फा पार्टिकल्स को बिल्कुल सीधी लाइन में भेजेगा। ये अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल से टकराएंगे, यहाँ पे गोल्ड फॉइल रखी, ठीक है, इससे टकराएंगे एंड यहाँ पे ये कोटिंग है जिंक सल्फाइड की। ये जो पर्पल कलर में आप देख रहे हो ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। ये कोटिंग क्या करती है बेसिकली, जब भी कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ से आएगा, बिस्मथ जब अपना डीके करेगा तो अल्फा पार्टिकल यहाँ से आएगा, राइट। अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करेगा एंड यहाँ पे एटम्स क्या होंगे, स्ट्राइक करेंगे इस कोटिंग पे। तो ये कोटिंग क्या होगी, ये कोटिंग चमकने लग जाएगी एंड हम उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे हमने माइक्रोस्कोप रखा, उससे हम देखते हैं कि
एटम्स का बिहेवियर क्या है, कि वो यहाँ आते हैं तो कैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है जिसको जे थॉमसन का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकली, रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल बनाया एटम का, कि उसने खुद सोचा कि एटम ऐसा दिखता होगा, एटम ऐसा बिहेव करता होगा, ठीक है। तो उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या करेंगे, आएंगे और सीधा चले जाएंगे, ठीक है, बिना किसी डिफ्लेक्शन के चले जाएंगे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि कुछ बहुत कम 8000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल होगा जो आएगा, टकराएगा और 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स आएंगे और बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा चले जाएंगे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि 8000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल होगा जो आएगा और 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कोई एक अल्फा पार्टिकल यहाँ आएगा और पूरा का पूरा रिबाउंड हो जाएगा, ठीक है। ये तीन ऑब्जर्वेशन थी। कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, बिना किसी डिफ्लेक्शन के बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स उस फॉइल में से स्ट्रेट पास हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये थी, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 1 in 8000, 8000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल होगा जो 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी, ओकेशनली बहुत 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 टाइम बाद, मतलब कोई एक एटम होगा जो क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल गेट्स रीबाउंडेड फ्रॉम द फॉइल सफरिंग अ डिफ्लेक्शन ऑफ नियरली 180 डिग्री। कोई एक अल्फा पार्टिकल होगा जो कि क्या करेगा, रीबाउंड कर जाएगा, मतलब 180 पूरा का पूरा मुड़ जाएगा। ऑलराइट, ये तीन ऑब्जर्वेशंस थी। तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला, रदरफोर्ड ने फिर अपना एक मॉडल दिया, ये कंक्लूजन निकाला कि एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ टाइनी न्यूक्लियस। उसने ये बोला कि पूरे के पूरे एटम का मास जो है एक टाइनी, एक बहुत ही छोटी सी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस। उसने बोला कि पूरे के पूरे एटम का मास एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, न्यूक्लियस पे, और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज भी वहीं पे है, न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस का साइज उसने बोला 10⁻⁻16 मीटर, बहुत छोटा, वही बताया जैसे क्रिकेट के पूरे स्टेडियम में जैसे क्रिकेट बॉल होती है उतना साइज होगा उस न्यूक्लियस का, ठीक है, 10⁻⁻16। एटम का साइज बोला उसने 10⁻⁻14। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा एटम है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या बोला उसने, इनको बोला इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये पूरा का पूरा स्पेस, बहुत सारा स्पेस जो है ना एटम में वो खाली है। सेंटर में न्यूक्लियस है जहाँ पे सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है और पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके अगल बगल में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बाकी बीच का पूरा मास, पूरा का पूरा एरिया क्या है, खाली है, उसका पूरा स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन इट्स ऑर्बिट्स लाइक प्लैनेट्स एंड सन। जैसे सन के चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। मतलब आप देख सकते हो कि क्या मैजिकल चीज है ना, इतना बड़ा सोलर सिस्टम, एक सन और प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, और इतना छोटा सा एटम, उसके अंदर एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसके अराउंड, एकदम मैजिकल। नेक्स्ट, तो ये हमारा रदरफोर्ड का मॉडल था, उसने 5 ऑब्जर्वेशंस दी थी। पहली क्या थी कि पूरा का पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ पे, जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस। और उसने सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या बोला कि पूरा का पूरा जो एटम है उसमें बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। लिमिटेशंस, जैसे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो वो वहां पे फेल हो गया, वैसे ही रदरफोर्ड का जो मॉडल ऑफ एटम था वो भी 2 चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए वो मॉडल में भी लिमिटेशन निकली जो कि आगे बोहर ने एक्सप्लेन करी, ठीक है। तो रदरफोर्ड की लिमिटेशंस क्या थी या उसके फेलियर्स क्या थे, फर्स्ट कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। एटम की स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, लोगों ने बोला कि रदरफोर्ड आपने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना, बट अगर कोई भी चीज कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रही है तो वो एनर्जी एमिट करेगी, वो एनर्जी को रेडिएट करेगी,
है ना, बट आपका इलेक्ट्रॉन तो घूमे ही जा रहा है, तो उसकी एनर्जी कम क्यों नहीं हो रही है? वैसे तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो उसका रेडियस डिक्रीज होना चाहिए कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ मिल जाना चाहिए, है ना, बट एटम तो अभी भी है, एटम तो स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन अभी भी उसके अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो ये चीज का आंसर रदरफोर्ड के पास नहीं था, जहां पे उसका जो मॉडल था वो फेल हो गया। ठीक है, सेकंड चीज क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सेकंड चीज रदरफोर्ड का मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। देखो, हमारे पास कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल ये बोलता था कि लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है ना, बट ये तो कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा होना चाहिए। तो दो चीजों के जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं थे। फर्स्ट चीज, वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसके पास जवाब नहीं था कि एटम स्टेबल क्यों है जबकि इलेक्ट्रॉन तो कॉन्टिन्यूअसली अपनी एनर्जी को एमिट कर रहा है। सेकेंड चीज, वो लाइन स्पेक्ट्रा का रीजन नहीं दे पाया, तो इसीलिए उसका मॉडल वहां पे फेल हो गया। ठीक है, तो उसको कवर अप करने के लिए कौन आए, उसका जवाब देने के लिए आए बोहर, जिनका मॉडल इतना तगड़ा था कि आज भी हम उसे ही फॉलो करते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या होता है ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? आप बोलोगे शिवांगी मैम, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिस्टेंस है। हाँ भाई, ये डिस्टेंस है, पर किन दो चीजों के बीच का डिस्टेंस है? आपको याद है मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, उसमें 3 ऑब्जर्वेशंस बताई थी। उनमें से एक ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जब एक अल्फा पार्टिकल एक न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ मूव करता है तो वो कुछ डिस्टेंस पे आके यू टर्न ले लेता है। फिर से सुनो, जब एक अल्फा पार्टिकल एक न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ मूव करता है ना, तो वो 180 डिग्री का टर्न ले लेता है। बस यही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे आके वो अल्फा पार्टिकल यू टर्न लेता है, इसी को ही हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, ठीक, ये अल्फा पार्टिकल है, ये हमारा अल्फा पार्टिकल है और ये हमारा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में कुछ चार्ज है Ze, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और E एक चार्ज का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस का टोटल चार्ज कितना बन गया Ze। अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? ट्वाइस द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है? 2e। दोनों के दोनों ही चार्जेस है ना, दोनों के दोनों ही आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है अल्फा पार्टिकल, तो न्यूक्लियस इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स देगा। जैसे ये अल्फा पार्टिकल बहुत तेजी से इस न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ आता है, कुछ डिस्टेंस तक तो पहुंच जाता है, बट उसके बाद ये न्यूक्लियस इसको इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स देता है कि ये वापस 180 डिग्री का टर्न ले लेता है और अपने पाथ को रिट्रेस करता है। तो अगर वो यहां से एक टर्न ले लेता है तो इसी डिस्टेंस को, न्यूक्लियस के सेंटर से ये डिस्टेंस, इसी को ही हम R0 कहते हैं और यही क्या होता है? हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो डिस्टेंस है जहां पे न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं हम, और अल्फा पार्टिकल कहां से आके यू टर्न ले लेता है, तो R0 हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है। ऑलराइट, अब इस डिस्टेंस पे आके, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके जहां से वो यू टर्न लेता है, वहां पे जो अल्फा पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे ना हम यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इनिशियल हाफ mv², m मास है अल्फा पार्टिकल का, एंड v क्या है? उसकी वेलोसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, विच इज k q1 q2 अपॉन r। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? k q1 q2 अपॉन r0, क्योंकि r0 डिस्टेंस पे है, इज इक्वल टू k। q1 मतलब फर्स्ट पार्टिकल का चार्ज विच इज 2e, q2 इज द सेकेंड पार्टिकल चार्ज Ze अपॉन R0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k2 यहाँ आ जाएगा, Z e into e will be e² अपॉन R0। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², वो किसके इक्वल होगी? पोटेंशियल एनर्जी के, 2k Ze² अपॉन R0। तो हम यहाँ से R0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे? नहीं, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो R0 को इधर ले जाते हैं। R0 की वैल्यू क्या आएगी?
2 इंटू 2 कितना होगा 4 के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर नीचे आ जाएगा एम वी स्क्वायर। ये होगा हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बस इतना ही था इस कॉन्सेप्ट में, बहुत इजी है, बट यही लॉजिक समझना है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हम लेते कहाँ से हैं, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज इम्पैक्ट पैरामीटर। ओके, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की एक ऑब्जर्वेशन तो अभी हमने रिवाइज कर ली, दूसरी ऑब्जर्वेशन भी रिवाइज करते हैं कि ये न्यूक्लियस और ये अल्फा पार्टिकल, जब अल्फा पार्टिकल उसके सेंटर से नहीं बल्कि थोड़ा दूर से उसकी तरफ मूव करता है तो वो क्या करता है, वो डिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो उसी को ही हम इम्पैक्ट पैरामीटर में पढ़ते हैं कि क्या होगा। देखो, मान लो कि यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस है, इसका चार्ज है Zd, यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल आया अल्फा, और यहाँ पे आया एंड यहाँ से वो डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। अब इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इससे बिल्कुल सीधी लाइन खींचो, बिल्कुल स्ट्रेट। वाह, मेरे से तो सीधी लाइन कभी जिंदगी में खींचेगी ही नहीं मुझे लगता है। बिल्कुल सीधी लाइन खींचो, इससे यहां से खींच लूं मैं, ठीक है। यहां से इसका यहां से लेकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस b, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो हमारा b क्या हो गया, इम्पैक्ट पैरामीटर। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि b परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये टेढ़ा मेढ़ा डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। It is the perpendicular distance of velocity vector of alpha particle from the center of the nucleus when it is far away from the atom। मतलब जब अल्फा पार्टिकल एटम से बहुत दूर है तब उसके सेंटर से एक लाइन खींचेंगे न्यूक्लियस से और उस अल्फा पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे उस लाइन से, तो वही हमारा क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर। इस इम्पैक्ट पैरामीटर में हमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लर्न करने हैं। फर्स्ट क्या है, फॉर लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर द रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय अल्फा पार्टिकल इज वीक। ये तो ऑब्वियस सी बात है। देखो, जितना ज्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर होगा उतना ही रिपल्सिव अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा। मतलब अगर न्यूक्लियस यहाँ है और अल्फा पार्टिकल यहाँ पे है, बहुत दूर है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, इसकी स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। जितना ज्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर होगा, बी की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर होगा और उतना कम रिपल्सिव फोर्स लगाएगा न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इसका उल्टा, फॉर स्मॉल इम्पैक्ट पैरामीटर्स द रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय अल्फा पार्टिकल इज लार्ज। जितना ज्यादा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास होगा, मतलब अगर अल्फा पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, इस डिस्टेंस पे, तो ये तो इम्पैक्ट पैरामीटर इसका बहुत छोटा है, बी की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो न्यूक्लियस इस पे डायरेक्ट रिपल्सिव फोर्स लगा सकता है और बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगा सकता है। तो यही बोलता है हमारा सेकंड पॉइंट, फॉर स्मॉल कम इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा होगी, एंड जब इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत लार्ज है, मतलब बी की वैल्यू बहुत ग्रेटर है, तब रिपल्सिव फोर्स बहुत वीक होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा जो अभी हमने पिछला टॉपिक करा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बस उसी का ही एक पार्ट है। फॉर अ हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन का मतलब है कि ये न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल है, बिल्कुल इसके सेंटर से हेड ऑन कोलिजन कर रहा है, ठीक है। तब b इज इक्वल टू 0, ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस तो होएगा ही नहीं ना, डिस्टेंस तो हम न्यूक्लियस के सेंटर से लेते हैं। अब न्यूक्लियस के सेंटर पे ही तो जा रहा है वो, तो डिस्टेंस क्या होगा b, मतलब वो यहाँ पे ही है, अल्फा पार्टिकल यहाँ से ही है, तो b की वैल्यू तो 0 ही होगी। स्कैटरिंग एंगल इज 180 डिग्री, जब वो सेंटर पे जा रहा है तो वो रिट्रेस करेगा अपना पाथ, रिट्रेस करेगा, यू टर्न लेगा, यू टर्न मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज द अल्फा पार्टिकल रिट्रेसेस इट्स पाथ। समझ आ गए होंगे 3 पॉइंट से। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला याद करना है इम्पैक्ट पैरामीटर का। तो ये है उसका फॉर्मूला, b इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर, स्क्वायर है, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। एक सेकेंड रुक जाओ, इसको रब कर देती हूँ, ठीक। यहाँ पे b इम्पैक्ट पैरामीटर है, थीटा क्या है यहाँ पे इस डायग्राम में, देखो थीटा, ये दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, कि वो कितने डिग्री से
क्या किया, डिफ्लेक्ट कर गया। ये थीटा है हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर, वी उसकी वेलोसिटी है, एम उसका मास है। ये इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला लर्न करना और कुछ याद नहीं करना है इसमें, और वो 3 कंक्लूजन याद करने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। तो अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले जे थॉमसन, उनके बाद रदरफोर्ड। जब इन दोनों के मॉडल्स फ्लॉप हो गए, फेल हो गए, तो फिर आए बोहर। उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। इस एटॉमिक मॉडल में उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट नंबर वन स्टेशनरी ऑर्बिट्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है। उन्होंने बोला कि जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो कोई रेडिएशन एमिट नहीं करता और वो स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, ठीक है। जो ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उसको उन्होंने स्टेबल ऑर्बिट बोला, और इन्हीं स्टेट्स को उन्होंने बोला कि ये स्टेट्स ही कहलाती हैं स्टेशनरी स्टेट्स, ठीक। पढ़ते हैं इसको। An electron can revolve in certain stable orbits without emitting radiation. These are called stationary states. इन states को, इन orbits को इन्होंने क्या बोला, stationary states बोला, ठीक। नेक्स्ट पॉस्टुलेट इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन की बात करता है, ठीक है। ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है mvr। एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं एंड ये होता है mvr इज इक्वल टू h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल। जब भी हम किसी चीज को बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल तो हम उसको n से मल्टीप्लाई करते हैं। तो L इज इक्वल टू, L के 2 फॉर्मूलाज हो गए, mvr इज इक्वल टू nh/2π, और ये n की वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन, और इन्हीं को ये क्या बोला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो n होते हैं यही क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो 2 पोस्टुलेट्स हो गए। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहते हैं, थर्ड पोस्टुलेट फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करता है। फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, देखो जब मान लेते हैं ये 2 स्टेट्स हैं, दिस इज n इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज n इज इक्वल टू 2। अगर एक इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 स्टेट में है और वो यहां से जंप कर रहा है n इज इक्वल टू 1 स्टेट में, तो वो एक रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है। एक रेडिएशन को एमिट करता है, एक एनर्जी को एमिट करता है, जिस एनर्जी में क्या होगी, एक फ्रीक्वेंसी होगी न्यू और उसकी क्या होगी, एनर्जी। तो इसी एनर्जी को बोहर ने ये बोला कि अगर n इज इक्वल टू 2, ये स्टेट EI है, मतलब एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेट, ठीक है। इनिशियली इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 पे था, अब वो जंप करके n इज इक्वल टू 1 पे जा रहा है, तो इसको बोला EF, मतलब एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट, ठीक है। इसको बोहर ने ये बोला कि जो एनर्जी होगी, किसकी एनर्जी, एमिटेड रेडिएशन की एनर्जी होगी, वो किसके इक्वल होगी, h न्यू विल बी इक्वल टू EI माइनस EF, मतलब इनिशियल एनर्जी स्टेट माइनस फाइनल एनर्जी स्टेट, ठीक है। इसी को ही व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हाई टू लोअर एनर्जी लेवल अ फोटोन इज एमिटेड। एक फोटोन एमिट होता है, ठीक है, एक रेडिएशन एमिट होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी है, जिसकी एनर्जी को हम कैसे डिनोट करते हैं, h न्यू इज इक्वल टू EI माइनस EF, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट and nu is the frequency of the photon of the emitted radiation। EI क्या होता है, energy of the initial state, जहां पे इलेक्ट्रॉन पहले था, मतलब higher energy state, and minus EF मतलब final energy state, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद पहुंचा, ठीक है। तो ये 3 पोस्टुलेट्स, आई होप ये 3 पोस्टुलेट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो एक्सप्रेशन फॉर रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट, ये इस चैप्टर की एक लौती डेरिवेशन है। इसमें हम रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी फाइंड करते हैं nth ऑर्बिट के लिए, ठीक है। तो बहुत इजी सी डेरिवेशन है, तो ध्यान से सुनना एंड प्लीज साथ साथ नोट भी करना। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंसिडर अ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस कंसिडर करते हैं, ये एटम है, इसके सेंटर पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के पास ना Z प्रोटॉन्स होते हैं। Z प्रोटॉन्स का चार्ज कितना होगा, Ze, तो पूरे के पूरे न्यूक्लियस का कितना चार्ज हो जाएगा, Ze। सो कंसिडर अ न्यूक्लियस हैविंग चार्ज, कितना चार्ज होगा उसके पास, Ze, एंड
अब ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे हम लेट करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, एंड एन इलेक्ट्रॉन revolving around the nucleus in a circular orbit. circular orbit में घूम रहा है of radius r. यहां से लेकर यहां तक इसका डिस्टेंस कितना है r. तो अभी तक हमने क्या लेट किया, एक न्यूक्लियस है जिसका चार्ज है Ze और एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है, और उसका ऑर्बिट का रेडियस कितना है r. अब दोनों के दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ही चार्ज हैं, तो चार्ज पार्टिकल्स में क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना. उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे, F इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू K. फर्स्ट चार्ज पे कितना, फर्स्ट पार्टिकल पे कितना चार्ज है, Ze, दूसरे पे E अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, Ze इंटू E विल बी E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन. डन है. इसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई भी चीज सर्कल में घूमती है तो उसको क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स. इस इलेक्ट्रॉन के पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा, जो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वही उसको क्या करेगी, सर्कल में घुमाएगी, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगी. ऑलराइट, सो टू कीप द इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट, उसको सर्कुलर ऑर्बिट में रखने के लिए जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वही किसके इक्वल होगी, Fc, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के. इन दोनों फोर्सेस को इक्वल होना पड़ेगा. उसके बाद इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं, कोलम्बिक फोर्स K Ze स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय r. कोई भी चीज अगर सर्कल में घूम रही है तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv स्क्वायर बाय r. एक r से एक r कैंसिल, इस r को इधर लेकर जाते हैं, mv स्क्वायर को नीचे लेकर आते हैं, क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, k Ze स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर इज इक्वल टू r. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ऑलराइट, नाउ अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन थी. अभी हमने बोहर के 3 पोस्टुलेट्स पढ़े थे, 1, 2 एंड 3. उसमें से एक कंडीशन थी क्वांटाइजेशन कंडीशन, जो ये कहती है कि एंगुलर मोमेंटम विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π. जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल है. तो उस कंडीशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे, यूजिंग बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, जो कि ये कहती है कि एंगुलर मोमेंटम L विच इज इक्वल टू mvr, वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल है, h अपॉन 2π. डन है. अब यहां से हम क्या करते हैं, जो ये r की वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट करते हैं, mv, ये r की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, k Ze स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर इज इक्वल टू nh अपॉन 2π. ये v से एक v कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से v की वैल्यू क्या निकलेगी, इसको उधर लेकर जाते हैं, k Ze स्क्वायर 2π अपॉन nh इज इक्वल टू v. तो ये जो इक्वेशन आई है ये है वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड इक्वेशन. ओके, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रखा, उसके बाद हमने रेडियस का एक एक्सप्रेशन निकाला, उसके बाद हमने रेडियस को बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन में पुट किया एंड हमने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन डिराइव किया। अब इसी स्पीड को हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो यहां से R का रिलेशन क्या आएगा, R इज इक्वल टू क्या था, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम। वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, डिनोमिनेटर में है तो के जेड ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन एन एच, और इसका पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, आर के। लिख दिया है आर इक्वल। सो नाउ आर इज इक्वल टू, देखो के जेड ई स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पे भी है पर उसका स्क्वायर है, तो ऊपर बचेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम के जेड ई स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर। ये हमारी रेडियस की डेरिवेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 4। डन है। ठीक है, ये बहुत इजी सी डेरिवेशन है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले हमने एक न्यूक्लियस कंसीडर किया, उस न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो कंसीडर किया। उसके बाद हमने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखने के बाद सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल किया, उससे वेलोसिटी निकाली एंड उसको रेडियस के एक्सप्रेशन में पुट करके रेडियस फाइंड आउट किया। डन। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी। तो एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, नाउ जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी वो 2 एनर्जी से मिलके बनी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर। ये फॉर्मूला हम सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। यहां से देखो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालते हैं, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ से ये वाली इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन है ये, इसको इधर लेकर जाएंगे, आर को नीचे लेके आएंगे, तो एम वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एम वी स्क्वायर विल बी के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस के फर्स्ट पार्टिकल पे कितना चार्ज था, जेड ई, सेकेंड इलेक्ट्रॉन था चार्ज माइनस ई अपॉन आर। सॉल्व करते हैं इसको, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2r के जेड ई स्क्वायर, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2 के जेड ई स्क्वायर। डन। ये 1 है, ये माइनस 2 है, तो 1 माइनस 2 विल बी माइनस 1 के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, ये हमारी आई एनर्जी। अब जो रेडियस की वैल्यू हमने पिछले एक्सप्रेशन में निकाली थी, उस रेडियस को हम यहाँ पे पुट करेंगे। रेडियस की वैल्यू क्या थी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। इसको पुट करते हैं, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2, रेडियस था एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, अपॉन वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, एम के जेड ई स्क्वायर, एम के जेड ई स्क्वायर एंड 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया बस, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ई एन विल बी माइनस के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एंड 2 पाई स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आया हमारा एनर्जी का। एक बार आप इसको नोट कर लो।
ठीक है, बहुत इजी सी डेरिवेशन है, ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, इसका मतलब क्या है, जब भी हाइड्रोजन एटम एक एक्साइटेड स्टेट में होता है, एक्साइटेड स्टेट मतलब हाई एनर्जी स्टेट, वहां से जब वो लो एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो वो कुछ रेडिएशंस एमिट करता है। उन रेडिएशंस की कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है एंड कुछ वेवलेंथ्स होती है। ठीक है, ये एक पूरी सीरीज ऑफ रेडिएशंस होती है, सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जिन्हें हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें मेनली 5 सीरीज होती है, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पीफंड। ठीक है, इन पांचों के बारे में हमें पढ़ना होता है, बट उससे पहले इन सीरीज को डिनोट करने के लिए एक फॉर्मूला है, मतलब इन सीरीज को रिप्रेजेंट करता है एक फॉर्मूला विच इज रिडबर्ग फॉर्मूला। ये रिडबर्ग फॉर्मूला क्या है, वी बार इज वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू होता है 1/लैम्डा। लैम्डा क्या होती है, जो रेडिएशन वो एमिट कर रहा है उस रेडिएशन की पर्टिकुलर वेवलेंथ कितनी है, उसका रेसिप्रोकल ही क्या होता है, हमारा वेव नंबर। तो वेव नंबर वी बार इज इक्वल टू आर। आर हमारा होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, ये वैसे उसकी वैल्यू होती है, बट ये आपको अभी लर्न नहीं करनी है, ये नहीं पूछता एग्जाम में। आर रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ये होती है, ये इसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, ये इसकी वैल्यू है 1.0973 इंटू 10⁻⁷। 1.09 ही हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। ये कांस्टेंट है, आपको इसको लर्न करना है। इज इक्वल टू वी बार इज इक्वल टू आर 1/ni² माइनस 1/nf स्क्वायर। ni और nf क्या है, ni है हमारा इनिशियल स्टेट एंड nf है हमारा फाइनल स्टेट। i का मतलब इनिशियल, f का मतलब फाइनल। अब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होती है, देखो अगर मान लेते हैं दो ही स्टेट्स हैं, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, इसको मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ, वेट। मान लेते हैं दो ही स्टेट्स हैं, ये है n इज इक्वल टू 1 एंड ये है n इज इक्वल टू 2। अब हमारा इलेक्ट्रॉन अगर अभी यहाँ है n इज इक्वल टू 2 स्टेट में, तो वो जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, कुछ फ्रीक्वेंसीज को एमिट करेगा। ठीक है, तो इस केस में जो फाइनल स्टेट होगी वो ये हो जाएगी एंड इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी दिस वन। तो एन आई क्या होगा इस केस में 2 एंड एन एफ कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और स्टेट ले ली n इज इक्वल टू 3 एंड अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 में जंप कर रहा है, तो उस केस में हमारा n इनिशियल मतलब इनिशियल स्टेट कौन सी है उसकी, जो हाई एनर्जी स्टेट है, वो 3 हो जाएगी एंड nf कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि फाइनल स्टेट हमेशा 1 ही होगी, वो अगर n इज इक्वल टू 3 पे है तो वो 2 पे भी जंप कर सकता है। ठीक है, अगर वो n इज इक्वल टू 4 पे है तो वो n इज इक्वल टू 3 पे भी जंप कर सकता है। इसी को ही हम सीरीज से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, वो सीरीज क्या है, ये देखो यहाँ पे सीरीज है लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफंड। यहाँ पे हमारी n की वैल्यूज दी है, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। सबसे पहले हम लाइमन सीरीज को समझते हैं। लाइमन सीरीज में क्या होता है, अगर हमारा हाइड्रोजन एटम किसी भी एक्साइटेड स्टेट पे है, मतलब n इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी पे भी है, तो क्या होगा, अगर वो किसी भी हाई एक्साइटेड स्टेट से n इज इक्वल टू 1 पे जंप कर रहा है, यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 2 से वो 1 पे जंप कर रहा है, n इज इक्वल टू 3 से वो 1 पे जंप कर रहा है, 4 से वो 1 पे जंप कर रहा है। मतलब जब हमारी फाइनल स्टेट हमेशा 1 होगी और इनिशियल स्टेट, इनिशियल मतलब जहाँ पे वो हाइड्रोजन एटम पहले से था, वो कुछ भी हो सकती है 2, 3, 4 एंड सो ऑन, बट जो फाइनल स्टेट है वो कितनी होगी 1। तो जब हमारी फाइनल स्टेट 1 होती है एंड इनिशियल स्टेट 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन होती है, तो हमें जो सीरीज मिलती है उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। सिमिलरली जब हमारा n इज इक्वल nf इज इक्वल टू 2 होता है, मतलब nf फाइनल स्टेट हमारी 2 है, किसी भी हाई ऑर्डर एक्साइटेड स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है और वो सेकंड स्टेट पे आ रहा है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 से वो सेकंड स्टेट पे आ रहा है, n इज इक्वल टू 4 से वो सेकंड स्टेट पे आ रहा है,
5 से, 6 से, 7 से, इन्फिनिटी से भी, ठीक है। फाइनल 2 है बट इनिशियल क्या है, इनिशियल कहाँ से स्टार्ट होगी, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो हमें बाल्मर सीरीज मिलती है। उसके बाद पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज में क्या हो जाएगा, जो फाइनल है वो कितनी होनी चाहिए, 3, और इनिशियल कुछ भी हो सकती है, इनिशियल कैन बी 4, 5 एंड सो ऑन। ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में हमारा जो इनिशियल होगा वो क्या होगा, 4, ब्रैकेट में जो हमारा इनिशियल होगा वो 5, 6, 7 एंड सो ऑन हो सकता है, बट जो हमारा फाइनल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। मतलब हाई एक्साइटेड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो n इज इक्वल टू 4 पे जंप करता है, तो हमें कौन सी सीरीज मिलती है, ब्रैकेट। एंड सिमिलरली जब n इज इक्वल टू 5 पे जंप कर रहा है तो क्या मिलता है, हमें पी फंड सीरीज मिलती है, ठीक है। तो लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड, ये 5 ही लर्न करनी है, और भी होती है बट हमें सिर्फ 5 लर्न करनी है, ठीक। यहाँ पे ये देखो लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज के लिए NF शुड बी 1 एंड ट्रांजिशंस कहाँ से हो सकती हैं, 2 से, 3 से, 4 से एंड सो ऑन। और कहाँ पे ये एरो किसको डिनोट करिए कि वो जंप करके कहाँ पे आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है। इस रीजन में जो हमें सीरीज मिलती है वो क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट वेव्स की कैटेगरी में फॉल करती हैं, ठीक है। तो लाइमन सीरीज में क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। नेक्स्ट इज बाल्मर, बाल्मर में जो फाइनल होता है वो क्या है, 2, ट्रांजिशंस 3, 4, 5 से कहाँ पे जंप करेगा, n इज इक्वल टू 2 पे। यहाँ पे जो रीजन होता है वो क्या होता है, विजिबल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमसे पूछते हैं एग्जाम में, तो इसको अच्छे से लर्न करना है कि आपसे एमसीक्यू में पूछेंगे कि विजिबल रेंज हमारी कौन सी सीरीज में हमें ऑब्टेन होती है, तो आंसर विल बी बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट पाश्चन, पाश्चन में NF इज इक्वल टू 3 एंड इनिशियल क्या हो सकता है, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमें जो रीजन मिलता है दैट इज इंफ्रारेड रीजन। डन। नेक्स्ट इज ब्रैकेट, ब्रैकेट में NF विल बी 4 एंड कहाँ से जंप करेगा, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। डन। यहाँ पे पी फंड में NF इज इक्वल टू 5 एंड इनिशियल विल बी 6, 7 एंड सो ऑन। और इन दोनों में जो हमें रीजन मिलते हैं वो क्या होते हैं, इंफ्रारेड रीजन। डन है। तो अभी हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को बहुत अच्छे से पढ़ा। अब लास्ट टॉपिक करते हैं इसका, विच इज एक्साइटेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। इनकी डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, तो अभी वही समझेंगे कि क्या होती है। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। मतलब अगर एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और उसको कहाँ जाना है, किसी भी हाई एक्साइटेड स्टेट में जाना है, तो उस एनर्जी, उसको एनर्जी तो चाहिए होगी ना। अब अगर उसे लो स्टेट से हाई स्टेट पे जाना है तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए होगी। उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। तो नाम से ही समझ आ रहा है कि वो एक्साइट हो रहा है, मतलब एक्साइट मतलब उसके अंदर एनर्जी आई एंड वो हाई एनर्जी स्टेट्स पे चला गया, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक्साइटेशन एनर्जी। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, it is defined as the energy required to knock an electron completely out of an atom। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अभी किसी भी स्टेट पे हो सकता है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। वो एटम पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन से निकल जाएगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन से निकल जाएगा, तो पूरा का पूरा एटम से निकल जाएगा वो इलेक्ट्रॉन। तो उस एनर्जी को जो चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। और उस केस में वो फिर एटम क्या बन जाता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज निकल गया तो वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज अगर एक एटम में से रिमूव हो गया है तो वो एटम कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव आयन कहलाएगा, ठीक है। Energy required to knock an electron completely out of an atom, that is energy required to take an electron from its ground state to the outermost orbit। ground state से outermost orbit, ground state से outermost orbit, और मतलब एटम के बिल्कुल बाहर फेंक देना है उसको, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी,
ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एटम चैप्टर खत्म होता है। तो क्वेश्चन 1 ही हमारा असर्शन एंड रीजन है। असर्शन कहता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट इज पॉजिटिव, एंड रीजन कहता है द टोटल एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें हमसे दोनों ही पोटेंशियल एंड टोटल दोनों एनर्जीज के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R। अगर एक न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज है Ze एंड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -E। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K Ze, सेकेंड पार्टिकल इज -E अपॉन R। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी नेगेटिव आ रही है, -K Ze² अपॉन R। बट हमारे असर्शन में क्या बोला है, दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, बट ये तो नेगेटिव है, तो असर्शन हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, रीजन में बोला है द टोटल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। टोटल एनर्जी जो होती है, अगर हम हाइड्रोजन एटम की ही बात करते हैं तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है 13.6 अपॉन n² विद अ माइनस साइन। ठीक है, तो ये एनर्जी भी क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसकी यूनिट EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती है। तो दोनों की दोनों एनर्जीज नेगेटिव होती हैं, बट हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये पॉजिटिव है, तो हमारा रीजन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, A एंड R दोनों ही क्या हैं, फॉल्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। टू प्रूव दैट in Bohr's model of hydrogen atom the time period is proportional to n to the power 3। बेटा इस क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी को प्रूव करना है कि टाइम पीरियड जो होता है ना वो n की पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो चलो ये डेरिवेशन है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस Ke² अपॉन R² इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, mv² अपॉन R। R से R कैंसिल हो गया, यहाँ पे v² की वैल्यू निकालते हैं। v² किसके इक्वल आएगा, m नीचे चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो Ke² अपॉन mr, यहाँ से v निकालो, v विल बी अंडर रूट Ke² अपॉन mr। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन यूज करते हैं। बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या था, दैट एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। तो वो यूज करते हैं यहाँ पे L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। यहाँ से v की वैल्यू निकालते हैं, v विल बी mr नीचे चला जाएगा, nh अपॉन 2π mr। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, दोनों इक्वेशंस को इक्वल रखते हैं, 1 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या होगा, अंडर रूट Ke² अपॉन mr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π mr। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका रूट हट जाएगा Ke² अपॉन mr और ये स्क्वायर हो जाएगा पूरा, n² h² अपॉन 4 π² m² r²। ठीक है, यहां से देखो एक r से एक r कैंसिल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये r जो है ये वाला r बचेगा एक, ये इधर न्यूमरेटर में जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन निकालने के लिए नहीं बोला, यहाँ पे हमसे सिर्फ डिपेंडेंसी पूछी है। ठीक है, तो आप डिपेंडेंसी को ध्यान से देखो, पूरा एक्सप्रेशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो r बचा है एक, ये इधर न्यूमरेटर में जाएगा, तो क्या होगा r और यहाँ पे n² है इज इक्वल टू में है ना, आमने सामने है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो r विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। ठीक है, हमें डिपेंडेंसी निकालनी है, एक्सप्रेशन नहीं निकालना, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो r की डिपेंडेंसी आई है n² पे। अब देखो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन एक रेवोल्यूशन ले रहा है एक ऑर्बिट में, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर पूरा घूम रहा है, यहाँ पे वापस आ रहा है और रेडियस r है, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, जितनी उसकी सर्कमफेरेंस होगी, राइट। तो डिस्टेंस विल बी सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr एंड स्पीड कितनी है v। अब फिर से डिपेंडेंसी लेंगे,
T इज इक्वल टू, पहले इसकी यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ये जो वैल्यू थी V की इसको पुट करते हैं ये वाली वैल्यू को, तो क्या होगा NH और ये 2 पाई mr ऊपर चला जाएगा 2 पाई mr, ठीक है। T, अब यहाँ पे T किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, दिस r स्क्वायर अपॉन एक n यहाँ पे है n, ठीक है। अब यहाँ से देखो जो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, r हमारा n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो r स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, n टू द पावर 4 अपॉन में क्या है n, एक n से कैंसिल हो जाएगा, तो t विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 3। समझ गए। हमने सबसे पहले क्या किया, कोलम्बिक फोर्स को या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रखा, यहाँ से वेलोसिटी निकाली, बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन यूज करी, यहाँ से वेलोसिटी निकाली, दोनों वेलोसिटीज को इक्वेट किया। जब हमने इक्वेट किया तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, ठीक है। स्क्वायर करके r की डिपेंडेंसी निकाली, n स्क्वायर आई, फिर t का ये फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड की वैल्यू पुट करी यहाँ पे। उसके बाद r की डिपेंडेंसी n स्क्वायर थी, तो r स्क्वायर की डिपेंडेंसी कितनी होगी, n टू द पावर 4 स्क्वायर हो जाएगा ना उसका, एक n से एक n कैंसिल हो गया, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, हेंस प्रूव्ड। डन। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट is minus 3.4 electron volt, full stop, find its angular momentum। ओके, हमें इस क्वेश्चन में ना एनर्जी दी है, एनर्जी माइनस 3.4 EV दिया है, हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है उसका एक फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन of hydrogen atom ये होता है En इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी nth ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी का एक फॉर्मूला, ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है ये फॉर्मूला, और किसी एटम के लिए यूज मत कर देना। माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर, यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस क्वेश्चन में हमें एनर्जी दी है, एनर्जी गिवन है माइनस 3.4 इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया, n स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना होगा 13.6 अपॉन 3.4, कैंसिल करो इसको, डेसिमल से डेसिमल हट गया, ये 4 पे जाएगा, 34 4 जा 13 136 होता है, तो 4 पे गया, n स्क्वायर कितना आया, n स्क्वायर विल बी 4, तो यहाँ से n कितना हो जाएगा 2, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सेकेंड ऑर्बिट में है अभी, तो n इज इक्वल टू 2। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन कंडीशन से L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होता है, n की वैल्यू 2 है, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 2 इंटू इसको 3.14 ले लो, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा अप्रॉक्स 2.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल्स सेकेंड, ठीक है। ये आ गया हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकाला, फिर बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन यूज करी, NH अपॉन 2 पाई एंड एंगुलर मोमेंटम आ गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, En इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, in Bohr's model of hydrogen atom, an electron makes a transition from energy this to this. Calculate the change in radius, and ground state का radius दिया है 0.53 angstrom. This is angstrom. बेटा इस क्वेश्चन में ना हमें एक इलेक्ट्रॉन दिया है और उसकी दो एनर्जीज दी हैं। दो एनर्जीज किस चीज की हैं, पहले वो अगर एक ऑर्बिट में था तो उसकी कुछ एनर्जी थी, वो जंप करके दूसरे ऑर्बिट में चला गया तो उसकी दूसरी एनर्जी दी है। तो पूछा है कि रेडियस कितना चेंज होगा, है ना, रेडियस चेंज होता है ना, अगर ये मान लो एक ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, इसका रेडियस कुछ r1 था, इसका रेडियस कुछ r2 है, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ गया तो उसका रेडियस चेंज हुआ। अब चेंज इन रेडियस पूछा है, मतलब r1 माइनस r2 पूछा है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे एनर्जी का, हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, En इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर।
तो ये हमें दो एनर्जीज दी है, -1.51 एंड -3.40। ये इनिशियल है क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में था, उसके बाद उसकी एनर्जी ये हो गई, तो दिस विल बी EF। तो -1.51 पहले इनिशियल के लिए कर रहे हैं ना, तो लिख देती हूँ यहाँ पे फॉर इनिशियल स्टेट, मतलब जब इलेक्ट्रॉन इनिशियली किसी स्टेट में था तो उसकी एनर्जी थी -1.51 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर। एन माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, n स्क्वायर को यहाँ लेके जाएंगे, 13.6 अपॉन 1.51, यह आएगा अप्रॉक्स, इसका रूट लेंगे, ये अप्रॉक्स 9 के इक्वल आएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ni की वैल्यू 3, यहाँ पे i लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये i के लिए है। तो ni मतलब 3, मतलब सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन थर्ड स्टेट में था। उसके बाद फॉर फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट के लिए करते हैं, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। फाइनल स्टेट में उसकी एनर्जी कितनी है, -3.40 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर। फिर से माइनस से माइनस साइन कैंसिल, n स्क्वायर इधर जाएगा, 13.6 अपॉन 3.40, ये बेटा अप्रॉक्स आएगा 4 के, ठीक है। तो n लेंगे, n कितना हो जाएगा 2, ये NF फाइनल F। मतलब पहले जो इलेक्ट्रॉन था वो थर्ड ऑर्बिट में था और उसके बाद वो जंप करके कहाँ चला गया, सेकंड ऑर्बिट में चला गया। अब इसका रेडियस कैसे चेंज होगा, रेडियस की डिपेंडेंसी क्या होती है, Rn इज इक्वल टू R1 इंटू n स्क्वायर। मतलब जो nth स्टेट का रेडियस होगा ना, वो फर्स्ट स्टेट इंटू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट की बात करते हैं। इनिशियल मतलब कहाँ पे था वो, थर्ड स्टेट में, तो यहाँ पे R3 का कर लेते हैं, R3 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू ये दी हुई है 0.53 n स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 पुट करते हैं यहाँ पे, ये आएगा अप्रॉक्स 4.77, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। उसके बाद R फाइनल में वो सेकंड स्टेट में चला गया, तो R2 लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 0.53 एंड n स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, तो ये किसके इक्वल आएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि रेडियस नहीं पूछा, चेंज इन द रेडियस पूछा है, डेल्टा आर। तो पहले डेल्टा आर क्या लेंगे कि वो बाद में कहाँ पहुंचा, R2, फाइनल क्या था R2 माइनस R3, R2 इज 2.12 माइनस 4.77, इसको माइनस कर दो, ये अप्रॉक्स आएगा 2.65 एंगस्ट्रॉम विद अ माइनस साइन। तो माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रेडियस है ना वो डिक्रीज हो रहा है। पहले वो थर्ड ऑर्बिट में था तो उसका रेडियस बड़ा था, उसके बाद वो जंप करके सेकंड ऑर्बिट में आ गया तो उसका रेडियस छोटा हो गया ना। तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो रेडियस है वो डिक्रीज किया है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, assertion in Bohr's model of hydrogen atom, the angular momentum is proportional to the square root of its radius. And reason क्या दिया है, according to the Bohr model, electron can jump to its nearest orbits only. क्या इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने नियरेस्ट ऑर्बिट पे जंप कर सकता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो अगर इन्फिनिटी से जंप कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट पे तो लाइमन सीरीज बन जाती है, सेकंड पे कर रहा है तो क्या हो जाता है, बाल्मर सीरीज। एंड अगर सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट पे भी जंप कर सकता है ना। तो रीजन तो हमारा गलत हो गया, रीजन इज नॉट ट्रू। अब असर्शन देख लेते हैं कि वो सही है या नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम की डिपेंडेंसी पूछी है रेडियस पे। देखो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2π, तो एंगुलर मोमेंटम n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब रेडियस अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो रेडियस जो होता है ना वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ से n किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, √r, एंड इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो l भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, √r। तो ये तो ट्रू है, ठीक है। सो A इज ट्रू, असर्शन हमारा ट्रू है एंड R रीजन क्या है हमारा, फॉल्स। अरे ठीक,
Let's move on to our next question. Okay, the energy of an electron in a hydrogen atom in the ground state is minus 13.6. ये तो पता ही है, ग्राउंड स्टेट में minus 13.6 है. Its energy is minus 0.544, the value of n. इसमें हमें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी वो बताई है कि माइनस 13.6 है. उसके बाद हमें एक और एनर्जी दी है माइनस 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है. और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब एन की वैल्यू पूछे, बहुत इजी क्वेश्चन है. फिर से सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, En इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर. इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे माइनस 0. जितनी एनर्जी दी है 544 इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर. माइनस से माइनस साइन कैंसिल, एन स्क्वायर ऊपर जाएगा, 13.6 अपॉन 0.544. इसको सॉल्व करोगे अप्रॉक्स तो आएगा 25. तो एन स्क्वायर 25 के इक्वल है, तो एन किसके इक्वल हो गया 5. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना आ गया 5. एमसीक्यू था ये. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, डेराइव करना है हमें एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी. इसकी जो डेरिवेशन है एंड जो फर्स्ट पार्ट में भी पूछा और नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस है, ये सब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है. जो थ्योरी वाली वीडियोस है उसमें पूरी डेरिवेशन है एंड ये सिग्निफिकेंस भी सब है, तो प्लीज एक बार आप उसको जाके देख लो. ऑलराइट, let's move on to the next one. An alpha particle and a deuterium ion are accelerated through the same potential difference. These are then directed towards a target nucleus to make a head-on collision. It is observed that the distance of closest approach is the same. Justify it theoretically. All right. देखो, इसमें क्या बोला है कि एक अल्फा पार्टिकल है और ड्यूटेरियम आयन है, वो दोनों एक न्यूक्लियस की तरफ टारगेट कर दिए हमने. तो क्योंकि दोनों के मास और चार्ज तो अलग अलग है, बट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है कि न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे वो 180 डिग्री टर्न लेगा, वो सेम आ रहा है. तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दोनों के मास और चार्ज दोनों अलग चीज है बट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सेम है. तो इसको कैसे करेंगे, जब मैंने डुअल नेचर पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखना डुअल नेचर की वीडियो. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV. ऑल्सो जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे कोई पार्टिकल होता है तो काइनेटिक एनर्जी टोटली कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है. तो यहाँ पे एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी QV और पोटेंशियल एनर्जी विल बी K. Q1 Q2 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका ZE, न्यूक्लियस का चार्ज ZE होता है, अपॉन R0. तो Q से Q कैंसिल, तो V किसके इक्वल आ गया K ZE अपॉन R0. देखो, तो यहां से अगर पहले R0 निकाल देते हैं, एक सेकेंड, V will be equal to K ZE upon R0 and R0 मतलब distance of closest approach will be K ZE upon V. अब यहाँ पे देखो, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0 है वो Z पे डिपेंड कर रहा है. Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड V मतलब पोटेंशियल. और क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों का. ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मास और चार्ज पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है या ड्यूटेरियम आयन मूव कर रहा है टारगेट न्यूक्लियस पे, क्योंकि मास एंड चार्ज पे तो डिपेंडेंसी है ही नहीं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की. इसलिए ये हमने प्रूव कर दिया थ्योरेटिकली कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दोनों का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है. तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वन. क्या कहता है ये क्वेश्चन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ये 4 ऑप्शंस है, MCQ है ये. देखो, अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो ग्राउंड स्टेट में है पहले, वो फ्री करने के लिए तो हमें उससे लूजली बाउंड स्टेट में, फ्री करने के लिए तो हमें उससे बाहर निकालना पड़ेगा, है ना. एटम से बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब इन्फिनिटी वाली स्टेट पे लेके जाना पड़ेगा जहां पे वो बाउंडेड नहीं है, वो फ्री हो चुका है. तो यहाँ पे
इन्फिनिटी स्टेट की जो एनर्जी होती है इसको तो हम जीरो लेते हैं, एंड हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मतलब E1 कितनी होती है, -13.6। तो कितनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी पूछा है, कितनी एनर्जी चाहिए उसको ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी वाली स्टेट पे ले जाने के लिए। तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा, फाइनल स्टेट E इन्फिनिटी माइनस इनिशियल स्टेट E1। E इन्फिनिटी की एनर्जी 0 होती है, माइनस ये कितना है -13.6 EV which will be equal to 13.6 EV। माइनस से माइनस कैंसिल, तो चेंज इन एनर्जी कितना होना चाहिए या मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए हमें, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, आउट ऑफ 4 ऑप्शंस इन विच ट्रांजिशन विल द एमिटेड फोटोन हैव द मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ और एनर्जी में क्या रिलेशनशिप होता है, एनर्जी E इज इक्वल टू होता है क्या, h न्यू, है ना, और न्यू क्या होगा, h c बाय लैम्डा। तो एनर्जी, चेंज इन एनर्जी अगर करते हैं वो मैक्सिमम वेवलेंथ निकालने के लिए द एनर्जी डिफरेंस शुड बी मिनिमम। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो द एनर्जी डिफरेंस शुड बी मिनिमम। अब ये हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन चारों ऑप्शंस में हम एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। देखो n जो है ना उनका फर्क सिर्फ, वेरी गुड, n जो है उसका फर्क सिर्फ एक है, डिफरेंस चारों के चारों, इसमें 2 है, ठीक है, इनमें चेंज इन n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, यहाँ 4 2 3 जंप कर रहा है, 3 to 2 2 to 1, यहाँ पे 3 to 1। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एनर्जी डिफरेंस सबसे मिनिमम किस में होगा। तो देखो जब भी हम एनर्जी डायग्राम बनाते हैं तो अगर ये n इज इक्वल टू 1 है तो n इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आता है। जैसे जैसे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है तो एनर्जी जो गैप होता है वो कम होता जाता है, n इज इक्वल टू 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है, n इज इक्वल टू 4 और पास होगा ये, तो ऐसे होगा गैप। तो लोएस्ट मतलब मिनिमम एनर्जी डिफरेंस के लिए हमें ऊपर हायर क्वांटम नंबर्स पे जाना पड़ेगा, है ना, जितने ऊपर जितने ज्यादा क्वांटम नंबर होंगे उतना ही एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी गैप जो होगा दो लेवल्स के बीच में वो कम होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फर्स्ट में 4 to 3, एक यहाँ से 4 से 3 जंप कर रहा है, सेकेंड केस में 3 to 2, 3 से 2 में जंप कर रहा है, थर्ड केस में 2 to 1, 2 से 1 में जंप कर रहा है, नेक्स्ट केस में 3 to 1, 3 to 1 तो हटा ही देते हैं, ये तो दिख ही रहा है कि बहुत वो है। तो सबसे कम एनर्जी डिफरेंस आपको किस ऑप्शन में लग रहा है, इन दिस ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, जो कि क्या है 4 to 3। तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस जो हमारा आ रहा है डेल्टा ई वो 4 to 3 में सबसे कम आ रहा है। तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस जो हमारा आ रहा है डेल्टा ई वो 4 से 3 में सबसे मिनिमम है, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ जो होगी, क्योंकि ई और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जो लैम्डा होगा 4 से 3 में वो क्या होगा, मैक्सिमम, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In Bohr model of hydrogen atom, an electron is revolving in the second orbit। यहाँ पे क्या दिया है कि second orbit में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो n is equal to 2। Find the value of angular momentum, radius and kinetic energy। ये 3 वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम, रेडियस और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, L इज इक्वल टू, क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है, NH अपॉन 2 पाई, n अपने को यहाँ पे कितना दे रखा है 2, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 2, पाई को ले लो आप 3.14। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा अप्रोक्स 2.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल्स सेकेंड, ठीक है। बी पार्ट में हमें रेडियस कैलकुलेट करना है,
तो रेडियस की डिपेंडेंसी nth ऑर्बिट के लिए वो क्या होती है, r1 इंटू n स्क्वायर, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर, और r1 होता है जो ग्राउंड स्टेट होती है उसका रेडियस। तो ग्राउंड स्टेट का रेडियस होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो हम यहाँ पे r2 निकालना है हमें, इज इक्वल टू r1, इसको 0.5 ले लेते हैं, n स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 इंटू 4, कितना हो जाएगा ये, 2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। En इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन n2 है तो ये 4 हो जाएगा। ये आएगा अप्रोक्स माइनस 3 अप्रोक्स नहीं, इक्वली आएगा माइनस 3.4। ठीक है, EV। अब बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी वो माइनस ऑफ एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी है, माइनस 3.4 EV, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 3.4 EV। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो 3 फॉर्मूलाज लगाए हमने, एंगुलर मोमेंटम के, रेडियस के और काइनेटिक एनर्जी के। तो तीनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली यहाँ पे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी असर्शन रीजन है। इन रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द प्रेजेंस ऑफ ओनली फ्यू अल्फा पार्टिकल्स एट द एंगल स्कैटरिंग पाई led him to the discovery of nucleus। और रीजन क्या है, the size of nucleus is approximately 10 to the power minus 5 times the size of atom and therefore only few alpha particles are rebounded। rebounded मतलब होता है अपना पाथ रिट्रेस करना, 180 डिग्री पे मूव करना। ठीक है, देखो असर्शन में क्या बोला है कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो रीबाउंड कर रहे थे, क्या रदरफोर्ड को वहीं से ही पता चला कि कोई एक बहुत ही हैवी चीज रखी है वहां पे जिसको न्यूक्लियस बोला उसने। यस, इट इज ट्रू। ऑब्वियसली हमने जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की ऑब्जर्वेशंस पढ़ी थी तो इसमें ये पढ़ा था कि 1 in 8,000 मतलब 8,000 में से कोई एक, ठीक है ना, वो ही क्या करेगा। जब हमने ऑब्जर्वेशंस पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन ओकेशनली आएगा और रीबाउंड करेगा, है ना। तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ही रीबाउंड करते हैं। तो वहीं से ही रदरफोर्ड को ये पता चला कि एक बहुत हैवी चीज रखी हुई है यहाँ पे, जिसको बाद में उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। एंड रीजन क्या है कि यस, क्योंकि एटम बहुत बड़ा है और उसका बहुत छोटा सा पार्ट है न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसीलिए ही तो क्या होता है कि अगर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन करेगा ना, ये अल्फा पार्टिकल है, अगर ये बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन करेगा तभी ये रिबाउंड होगा। अगर वो यहाँ से या यहाँ से कोलिजन करने जाएगा तो फिर वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर वो सीधा ऐसे डेविएशन हो जाएगी उसकी। तो जो हेड ऑन कोलिजन करेगा अल्फा पार्टिकल वही तो रिबाउंड होगा। अब सारे अल्फा पार्टिकल्स तो हेड ऑन कोलिजन नहीं करेंगे, सारे थोड़ी उसके सेंटर की लाइन में मूव करेंगे। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स होंगे जो इसके बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन करेंगे। इसलिए असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। एंड ये क्यों इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि साइज जो होता है न्यूक्लियस का वो बहुत छोटा होता है। तो कोई भी अल्फा पार्टिकल जब बिल्कुल उसकी लाइन में ही आएगा ना, सेंटर की लाइन में, तभी वो रिबाउंड कर पाएगा। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट assertion is true and reason is true and the reason is correct explanation of assertion. All right, let's move on to our next question. Assertion reason है फिर से, the Balmer series is formed when electron jumps from high energy state to ground state. बाल्मर सीरीज और रीजन भी पढ़ लेती हूँ पहले मैं। इन बोर्स मॉडल द इलेक्ट्रॉन कैन जम्प बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स ओनली। बाल्मर हमने 5 सीरीज पढ़ी थी, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड। लाइमन सीरीज में क्या होता है कि हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करता है, फर्स्ट ऑर्बिट पे, ग्राउंड स्टेट पे। ठीक है, जो कि यहाँ असर्शन में दिया है। असर्शन में यही बोला है कि हाई स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट पे जंप कर रहा है, बट सीरीज कौन सी दे दी है इन्होंने, बाल्मर सीरीज। तो ये तो गलत हो गया। ये कौन सी सीरीज होती है,
लाइमन सीरीज होती है। बाल्मर दिया होता तो क्या दिया होता कि वो n इज इक्वल टू 2 पे जंप कर रहा है, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे। रीजन, इन बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन जंप बिटवीन सक्सेसिव, अभी पिछला क्वेश्चन भी यही था असर्शन रीजन का कि सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब उससे एक ज्यादा वाले से ही थोड़ी जंप करता है, वो तो कहीं से भी इन्फिनिटी से भी जंप कर सकता है, ठीक है। तो रीजन भी क्या हो गया, गलत। तो इसका आंसर क्या होगा, ए एंड आर फॉल्स, बोथ आर फॉल्स, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। In Bohr's model of hydrogen atom, find the percentage change in the radius when electron makes a transition from n is equal to 3 to n is equal to 2. इस क्वेश्चन में हमसे परसेंटेज चेंज पूछा है। परसेंटेज चेंज किसका, रेडियस का। जब एक इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3, मतलब वो थर्ड n में है और वो सेकंड में जंप करता है, तो उसका कुछ रेडियस चेंज हो रहा है। अब उसका परसेंटेज पूछा है, तो किसी भी चीज का अगर हमें परसेंटेज चेंज निकालना होता है ना, परसेंटेज चेंज, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन उस चीज का इनिशियल, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। डन। तो हमें परसेंटेज चेंज इन रेडियस निकालना है, तो हमें आर इनिशियल निकालना पड़ेगा, आर फाइनल निकालना पड़ेगा, एंड इस फॉर्मूला में पुट करके परसेंटेज चेंज आ जाएगा। तो आर की जो डिपेंडेंसी होती है एन पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, वो क्या होता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो इनिशियली आर आई होगा, वो किसके इक्वल होगा, एन। एन इनिशियल कितना है, 3, ये क्या हो गया हमारा एन इनिशियल, एंड एन फाइनल कितना है, 2। तो एन इनिशियल इज 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर विच इज 9, आर फाइनल विल बी 2 का स्क्वायर विच विल बी 4। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो परसेंटेज चेंज इन रेडियस मतलब फाइनल रेडियस माइनस इनिशियल रेडियस अपॉन इनिशियल रेडियस इंटू 100। फाइनल रेडियस हमारा है 4, इनिशियल रेडियस इज 9 अपॉन 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 4 माइनस 9 इज -5 अपॉन इनिशियल इज 9 ना, यहाँ पे 9 आएगा, 9 इंटू 100। तो ये अराउंड कुछ -55.5% आएगा चेंज, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Write the mathematical forms of 3 postulates of Bohr's theory of hydrogen atom. Use them to prove that electron radius is proportional to n square, total energy 1 upon n square. ये डेरिवेशन along with the 3 postulates, उनका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मैंने अपने एटम्स का पार्ट 2 जो वीडियो थी उसके अंदर पूरा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज एक बार आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। ये सब कुछ डेरिवेशन और ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आज हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एंड थोड़ी सी डेरिवेशंस करी हैं एटम्स चैप्टर में। 2025 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटम चैप्टर में थे वो सब हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो फॉर्मूलाज को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।